3 करेंगे। ये प्रश्नावली एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चनों में से एक कोई आ जाएगा। ये आपके जो उदाहरण में होंगे, उदाहरण में कौन कौन से क्वेश्चन है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, और भी एक क्वेश्चन और इससे इसी तरह का होगा। तो ये जो प्रश्नावली है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इसे ध्यान से करेंगे। इसके क्वेश्चन में थोड़ा लिखना होता है, तो उस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कैसे लिखते हैं। उसे रटने की कोशिश नहीं करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे करने से पहले हम एक प्रमेय करते हैं। उसमें एक प्रमेय लिखा होगा आपकी बुक में, उसका प्रमेय 1.3। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मैंने अभाज्य संख्या के बारे में इससे पहली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें, तभी अभाज्य संख्या समझ में आएगी। P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, देखो, मान लो P एक अभाज्य संख्या है। P अभाज्य संख्या मतलब जैसे अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है, 2। ये बोला 2a² को विभाजित करती है। तो a² मान लो कोई भी, मैं मान लेता हूँ 4 का स्क्वायर ले लो एक मिनट के लिए, ठीक है। अगर 2 4 के स्क्वायर विभाजित करती है, नहीं करती है। विभाजित मतलब भाग होता है, नहीं होता है इसमें पूरी बार शेषफल 0 आना चाहिए। विभाजित का मतलब यही होता है। तो 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 में 2 का भाग जाता है, हाँ जाता है। कितनी बार, 8 बार। तो ये कहना चाह रहा है अगर 2 से 4 के स्क्वायर में भाग जाएगा तो 2 से 4 में भी भाग जाएगा और जाएगा भी, ठीक है। मतलब ये थ्योरम क्या कह रही है, ये थ्योरम कह रही है कि किसी अभाज्य संख्या से अगर a² को भाग करेंगे तो अगर वो a² विभाजित होता है तो इसका मतलब a भी विभाजित होगा। अब देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। वैसे पहली वीडियो में हमने पढ़ लिया था, बट यहाँ पे अपरिमेय संख्या की एक परिभाषा देख लेते हैं। सही से परिभाषा क्या होती है, हम बस इतना जानते हैं कि P/Q के रूप होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन और भी चीज़ें हैं, देखो ध्यान से। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये तो सबको पता है। उसके बाद जहाँ ये जो नीचे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 0 से किसी में भाग नहीं जाता है, ये अपरिभाषित हो जाएगी ये, इसलिए नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। और क्या है, ये जो P और Q हैं ये क्या है, P एंड Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। ऊपर 0 हो सकता है, जैसे 0/4 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ये पहला ही क्वेश्चन था आपका कि 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ है, क्योंकि 0 को 0/4 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन नीचे 0 नहीं होने चाहिए, ये परिभाषा हो गई। और यहाँ पे P एंड Q क्या है, पूर्णांक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और क्या है, जो P और Q हैं वो क्या होने चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए, सहअभाज्य। अब इस सहअभाज्य का क्या मतलब हुआ, सहअभाज्य का मतलब इन दोनों संख्याओं में बस खाली एक से भाग जाना चाहिए। मतलब एक इनका अभाज्य संख्या, मतलब देखो ऐसे समझते हैं। मान लो 2/4 लिखा है, ठीक है, और 1/2 लिखा है, दोनों एक ही चीज़ है ना। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से, इस परिभाषा के हिसाब से ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में सबसे कॉमन क्या आ रहा है, मतलब किससे भाग जाएगा इसमें, खाली 1 से। इसमें किससे जा रहा है, 2 से। मतलब जो सरलतम रूप होता है उसको हम परिमेय संख्या मानते हैं, समझ गए ना। ये इसका सरलतम रूप तो है, 2/4 को हम कट करके लिखेंगे 1/2। मतलब सहअभाज्य तभी होंगे जब इनके बीच में जो HCF होगा वो क्या होना चाहिए, 1। समझ गए, HCF क्या होना चाहिए, 1, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो सहअभाज्य होना चाहिए किसको, P और Q को। और यही डेफिनेशन आपकी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएगी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने बोल दिया है कि P और Q क्या होने चाहिए, सहअभाज्य। मतलब इन दोनों के बीच एक ही अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, इन दोनों का एक ही अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, वो है 1। जैसे ये, इसमें 1 से भाग जाएगा, इसमें भी 1 से भाग, लेकिन यहाँ नहीं है, 2/4 नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 से जा रहा है। जैसे मैं लिखूँ 5/10, तो इसमें क्या ये सहअभाज्य है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें 5 से विभाजित हो रहा है। किससे होना चाहिए, 1 से। मतलब इसको मैं ऐसा लिखूँ, अगर 1/5 लिखूँ अगर, तो ये सहअभाज्य है। क्यों है, क्योंकि इसमें 1 से ही विभाजित होगा। समझ रहे हो, सहअभाज्य मतलब दोनों, ये समझ लो कि अभाज्य होना चाहिए। चलो फिर अब इसके क्वेश्चन करते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए लिखा था। और देखो अपरिमेय संख्या जो रूट में होती है, जिनकी वैल्यू
नहीं पता रहेगी। जैसे √4 ये भी तो रूट में है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। √3 का √2 का नहीं पता, होता है दशमलव में आएगा, लेकिन वो चलता जाएगा। हमने पढ़ा था ना शांत अशांत, अभी 1.4 में भी पढ़ेंगे, 1.4 में भी पढ़ेंगे, और 9th में भी पढ़ा था हमने। और देखो अपरिमेय संख्या में, अगर ये अपरिमेय संख्या है √3, √3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ दो वो अपरिमेय ही रहेगी, कुछ भी घटा दो, कुछ भी घटा दो तब भी अपरिमेय रहेगी, ठीक है। और कुछ गुणा कर दो तब भी अपरिमेय ही रहेगी, और कुछ भाग कर दो, जैसे 2 से भाग कर दो इसको, या 2 पे √5 का भाग कर दूँ, फिर भी ये क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो ध्यान रखना है चीज़ों को, ठीक है। अब यही क्वेश्चन होंगे कि इनको ये कैसे अपरिमेय संख्या ही है, √5 अपरिमेय संख्या क्यों है। देखो आपकी बुक में ये किया है √2 अपरिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है। मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझा दे रहा हूँ, अच्छे से लिख दे रहा हूँ। इसी के बेस पे आप इन दोनों क्वेश्चन को भी लिखने की कोशिश करना, सॉल्व करने की। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ थ्योरी का पार्ट है, लिखने वाला पार्ट है, समझ के लिखना है, तो वो चीज़ को देखेंगे, ठीक है। चलो करते हैं फिर। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय, ठीक है, संख्या है। समझ रहे हो। देखो अगर किसी को हमें दिखाना है कि वो ईमानदार नहीं है, अगर कोई ये पता करना है कि कोई बच्चा ईमानदार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रास्ते में जाएंगे, किसी से भी पूछ लेंगे कि ये बच्चा ईमानदार है कि नहीं। उसके बारे में कहीं पे बेईमानी का आ रहा होगा तो क्या होगा, पता चल जाएगा कोई ईमानदार नहीं है। तो ईमानदार नहीं है प्रूफ करना ज़्यादा सरल है ना। जैसे कोई ईमानदार नहीं है तो हमने क्या बोला, वो ईमानदार है करके हम चले रास्ते में और लोगों से पूछते रहे ईमानदार है कि नहीं है, और किसी एक भी आदमी ने ऐसा बोला कि वो बेईमान है, या हमें कोई प्रूफ मिला या हमने कुछ मिला उसके बारे में कि जहाँ पे वो बेईमानी की है, तो हम कह देंगे कि वो क्या है, बेईमान है। तो वही चीज़ इसमें भी हो रही है कि अपरिमेय संख्या है तो वो हम परिमेय मान के चलेंगे, ठीक है। अपरिमेय ही सॉल्व करेंगे। अगर मानो किसी को ईमानदार प्रूफ करना है तो हर पॉइंट पे जाके पता करना पड़ेगा कि ये इसने ईमानदारी है, उसने बोला हाँ है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो है यहाँ पे, तो अगले अगर किसी और से पता करेंगे वहाँ भी ईमानदार होना चाहिए। तो जब अगर अपरिमेय संख्या ही लेके चलेंगे तो हर पॉइंट पे उसे अपरिमेय दिखाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि उसको हम परिमेय मान लेते हैं, और कहीं पे अगर वो अपरिमेय आ गया, अगर परिमेय की परिभाषा गलत हो गई कहीं पे, तो इसका मतलब वो अपरिमेय हो जाएगा। तो यही है कि कुल मिला के समझो, माना √5, अगर √5 हो, √3 हो, √2 हो, परिमेय संख्या प्रूफ करना हो, अपरिमेय संख्या प्रूफ करना हो, तो हम क्या मानेंगे, उसे परिमेय संख्या मान के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चनों में हर जगह पे यहाँ पे अपरिमेय लिखा है, अपरिमेय लिखा है, अपरिमेय लिखा है, तो सबको हम परिमेय संख्या लेके चलेंगे और उसको अपरिमेय प्रूफ करेंगे। देखो कैसे करते हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले लिखना है, माना √5 है तो यहाँ पे √5, √2 होता तो √2, √3 होता तो √3, जो भी है वही लिखेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, √5 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, वह Q 0 के बराबर नहीं है, तथा P और Q सह अभाज्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे भी लिखना है तुम्हें, सहभाज्य है, ठीक है नहीं है लिख देना, है में इधर, ठीक हो गया। अब देखो इसको लो आप, क्या है ये, √5 बराबर PQ, Q का गुणा इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे Q का गुणा कर दो तो Q √5 बट्टे Q आ जाएगा। आप क्या करोगे, सॉरी P आ जाएगा, ये P है ना, ये Q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करो, इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने वर्ग कर लिया। अब Q का वर्ग करेंगे, Q स्क्वायर आ जाएगा, √5 से स्क्वायर कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है। इस √5 को
अगर यहाँ पे पता है ना √5 का स्क्वायर क्या होता है, इससे कट जाता है तो 5 आ जाएगा। तो वही 5 को मैंने आगे लिख दिया, क्यू का क्यू स्क्वायर हो गया बराबर पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं और इसी को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख सकता हूँ ना, कैसे, क्यू स्क्वायर को वहीं छोड़ दो और पी स्क्वायर बट्टे 5, ये 5 इसके पास चला जाएगा, नीचे हो जाएगा फिर, तो बट्टे 5। इसका मतलब 5 से क्यू स्क्वायर विभाजित है, 5 से क्यू स्क्वायर में भाग जा रहा है इसमें, यही तो दिखा रहा है ये। हाँ तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे अतः पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, अगर ए स्क्वायर किसी प्राइम नंबर, किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो ए भी विभाजित होगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह हमने क्या ले रखा है, पी स्क्वायर ले रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, तो या इसलिए भी लिख सकते हो, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये हमने जो ऊपर प्रमेय पढ़ी थी उस पे बेस पे कर रहे हैं, ये पी स्क्वायर है। अब सोचो 1 मिनट के लिए, अगर 5 से पी स्क्वायर को विभाजित करते, पी भी 5 से विभाजित होगा बोल रहा है, तो विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 5 से अगर पी को भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा ना। तो थोड़ी देर के लिए उस भागफल को आर मान लेते हैं। तो हमने यूक्लिड से पढ़ा था कि पी स्क्वायर बराबर फिर क्या होगा, आर 5 हो जाएगा, मतलब 5 आर हो जाएगा, वही तो होता है ना। पी स्क्वायर इधर, पी इधर आ जाएगा बराबर 5 और आर, और प्लस शेषफल क्या आएगा 0, क्योंकि विभाजित हो जाता है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के ये लाइन लिख देंगे, अतः यहाँ पे लिख दो, अतः माना या पुनः माना, कुछ भी लिख सकते हो, पी बराबर 5 आर। ठीक है, मतलब अगर पी पे 5 से भाग जा रहा है तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, उसे हमने आर मान लिया, जहाँ आर एक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो फिर इसका क्या करो, वर्ग कर दो। इसका वर्ग करने से पहले इसका मान इसमें रख दो, वर्ग मत करो, सीधे लिखो p का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो इस p का मान समीकरण 1 में रखना है, यहाँ पे रखना है। समीकरण 1 क्या है, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो p की जगह क्या रखोगे 5r, तो 5r का होल स्क्वायर। अब देखो 5q स्क्वायर ऐसे रहा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और r स्क्वायर। अब देखो 5 से 25 कट जाएगा, कितना आएगा, 5 से 25 कट गया तो 5 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से 5 कट गया, यहाँ से आएगा q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, आया ना। तो देखो इसको हम ये लिख सकते हैं, 5 को इसके नीचे ले जाएंगे, 5 को इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या आएगा, ये q स्क्वायर बट्टे 5 बराबर r स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मतलब ये, इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि अतः क्या, हाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ q 5 से विभाजित हो रहा है और यहाँ p 5 से विभाजित हो रहा है, और हमने बोला था जो p और q है, ये जो p और q है ये सहभाज्य है। इसका मतलब इन पे सिर्फ 1 का भाग जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास किसका भाग आ गया, 5 का भाग जा रहा है। यहाँ भी 5 से भाग जा रहा है, इसमें भी 5 से भाग जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, p और q का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है, जो p और q के सहभाज्य होने का विरोधाभास है, मतलब विरोधाभास है। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ जो हमने लिया था कि ये सभाज्य है 1 होना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं हो रहा है, 5 हो रहा है। इसका मतलब हमने जो सोचा था वो विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे अतः हमारी कल्पना, इसलिए हमारी कल्पना मतलब हमने जो माना था, हमने सोचा था ना शुरू में, क्या सोचा था हमने शुरू में कि अपरिमेय संख्या को हमने परिमेय संख्या सोच लिया था। तो हमारी जो सोचा था वो हमने क्या सोचा था, गलत सोचा था। हमारी कल्पना विरोधाभास हुई या गलत साबित हुई, विरोधाभास हुई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने परिमेय संख्या माना था, लेकिन हमने जब माना था तो ये क्या आ गया, 1 गुणनखंड 5 आ गया। अगर आप 3 लोगे, √3 को लोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, √2 लोगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 2 या 3, इसके लिए 5 नहीं आना चाहिए था, लेकिन 5 आ गया। इसका मतलब हमारी कल्पना विरोधाभास हुई, तो वही लिख दोगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है वो ईजिली बन जाएंगे। दोबारा मतलब ऐसे देख लेते हैं। देखो क्या करोगे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P/Q क्या है, पूर्णांक है, इसको नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। इसको ये पॉइंट जरूर लिखना है, ये और ये। और √Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब √Q नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये किसकी परिभाषा होती है, परिमेय संख्या की। और P और Q सहभाज्य होने चाहिए। उसके बाद यही लाइन हमने दोबारा लिखी है और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका गुणा यहाँ कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, डायरेक्ट इसका वर्ग कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, √5 का 5 हो जाएगा। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब P² 5 से भाग हो रहा है, विभाजित हो रहा है। इसका मतलब P भी विभाजित होगा, क्योंकि थ्योरम है। अगर P पे 5 से भाग जा रहा है तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, उसे हमने R मान लिया। कुछ ना कुछ भागफल आएगा, उसे हमने क्या मान लिया, R। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, माना हमने दोबारा से मान लिया R, जहाँ R पूर्णांक है। फिर इस P का मान समीकरण 1 में रख देंगे, इस वाले पे रखेंगे, क्या आएगा, 5Q² बराबर, इस P की जगह रख रहे हैं ना, तो 5R² आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, R², इसको ऐसे उतार लेंगे, 5 से 25 कटेगा, 5 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा, फिर इसको दोबारा इधर लिखेंगे। यहाँ पे यही सेम लाइन नीचे लिखनी है, लेकिन यहाँ पे P² है तो यहाँ पे Q² है, क्योंकि Q² पे 5 से विभाजित हो रहा है। तो Q² 5 से विभाजित हो रहा है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। ये थ्योरम थी ऊपर। उसके बाद थ्योरम मतलब प्रमेय, P और Q एक अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है, 5, क्योंकि इस पे भी 5 से भाग जा रहा है और P पे भी 5 से भाग जा रहा था। इसका मतलब जो हमने सोचा था, हमारी जो कल्पना सोची थी हमने, क्या P/Q एक परिमेय संख्या है, वो गलत हो रही है। क्योंकि परिमेय संख्या में क्या होना चाहिए, हाँ, सहभाज्य होना चाहिए। सहभाज्य के लिए 1 से भाग जाना चाहिए, इसके अलावा किसी से नहीं। तो यहाँ पे तो 5 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब हमने जो सोचा था वो गलत हुआ। तो हमारी जो कल्पना है विरोधाभास हुई, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो इन 3 पॉइंट को याद रखो, √2, √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये ध्यान रखनी है, लाइन अपरिमेय संख्या है। क्यों ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इजीली बन जाएंगे इनकी हेल्प से। इस वाले क्वेश्चनों पे, इस पे क्वेश्चन पे, और जो इसके नीचे जो क्वेश्चन है उन पे इतना ज़्यादा लंबा नहीं कर लिखना है, उसमें इजीली हो जाएगा अगर ये चीज़ें याद रहेंगी तो। ठीक है, वैसे याद ही रहेंगी, बहुत सरल है। तो देखो इसको भी करो। दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही काम है, पहला क्या है, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मान लो अगर परिमेय संख्या है, इसका मतलब इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, तथा P व Q अभाज्य हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक काम करो,
इस वाले को यही रहने दो, इस वाले 3 को उधर लेके जाओ। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, -3, 2 3 उधर जाएगा तो धन का 3 उधर जाएगा तो ऋण का 3 हो गया, ठीक है, इधर जाएगा तो 1 मिनट। हाँ, ये था √5, ठीक। अब देखो इस 2 को भी उधर भेज दो तो यह आ जाएगा √5 बराबर P/Q। 2 उधर जा रहा है, इसका मतलब 2 का गुणा नीचे हो जाएगा दोनों में, ये दोनों इस पे भी चला जाएगा, इस पे भी चला जाएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, देखो 1/2 PQ -3, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, P/2Q -3/2, मतलब इससे गुणा इधर करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे क्या लिखोगे, चूँकि P व Q पूर्णांक हैं, क्या हैं, पूर्णांक हैं, है ना, इसलिए तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, P/Q है और 2 है, Q 0 नहीं है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर होगा, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को घटाओगे तो परिमेय संख्या आएगी, इसलिए इसको लिखोगे, ये क्या है, ये पूरे को उतारो, P/2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिखोगे अर्थात √5 एक परिमेय संख्या होगी, है ना, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो उसके बराबर भी परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी ऊपर प्रूफ किया था हमने, क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये लाइन क्या है, ये वाली जो लाइन है ये गलत हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे, अतः इसलिए हमारी कल्पना, इसको अतः लिख लेना, ठीक है, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास हुई, इसलिए क्या था, ये था ना 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस इसका इतना ही था। देखो जब भी ये सिंगल वाले होंगे तब ये वाला मेथड करना पड़ेगा, ये जो ऊपर किया हमने पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। जैसे हम ऊपर क्वेश्चन किया था सेम ऐसे ही करेंगे इनको भी। तो सॉल्व, माना पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना P/Q के रूप में, जहाँ Q ≠ 0, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है तथा P व Q सअभाज्य हैं। ठीक हो गया। अब देखो इसको उल्टा कर दो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो ऐसे, मतलब Q बराबर √2P करो, फिर P को नीचे भेज दो तो आ जाएगा Q/P बराबर √2। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 बराबर Q/P। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब चूंकि P व Q पूर्णांक हैं, क्या हैं, पूर्णांक हैं, तो Q एंड P एक परिमेय संख्या है। अर्थात देखो ये अपरिमेय संख्या होगी, सॉरी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या होगी तो ये भी क्या होगी, √2 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या ही होगी ना, ये बराबर का चिन्ह है। तो इसका मतलब अर्थात √2 भी परिमेय संख्या
होगी, परंतु हम जानते हैं पहले से √2 क्या होगी, क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, परंतु हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः वही लाइन जो हमेशा लिखते हैं, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास हुई, विरोधाभास हुई। क्या कल्पना की थी हमने ये बोला था कि ये एक परिमेय संख्या, ये मान के चले थे, लेकिन जब हमने सॉल्व किया कहीं ना कहीं ये परिमेय, हमें क्या मिल रहा था, अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब √1/√2 एक, अतः या इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही प्रूफ करना था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7√5, 7√5, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय यो लिखा है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, तथा P व Q का Q सहभाज्य हैं, P व Q सहअभाज्य हैं। ठीक हो गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 7 को इसके साथ भेज दो, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो 7 को नीचे भेजेंगे 7Q आ जाएगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखो, चूँकि P व Q पूर्णांक हैं, तो P/7Q एक परिमेय संख्या है, अर्थात 105 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, हाँ, 105 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी कल्पना विरोधाभास हुई या गलत साबित हुई। इसलिए क्या था क्वेश्चन में, ये था ना, इसे लिख दोगे, क्या लिखोगे, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये ऐसे इजीली हो जाएगा। देखो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, ये भी लिखा रहता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, तथा 5 अपरिमेय संख्या है, ये भी सिद्ध करना है, उसको अलग से करना होता है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, उसी की तरह दोनों क्वेश्चन एक में मिक्स हो जाएंगे फिर। लेकिन मोस्टली ऐसा ही करना होता है हमेशा, क्योंकि पहले से दिया होता है 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये ईजिली शॉर्ट में हो जाएगा फिर। अब देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये दूसरे क्वेश्चन की तरह जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन बनाया था ना, वैसे ही है। क्या है, 6 + √2। थर्ड क्वेश्चन है 6 + √2। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यही तो परिमेय संख्या की परिभाषा है, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, तथा P व Q सहभाज्य हैं।
ठीक है, अब देखो इसको दोबारा लिख लो एक बार, और अंडूट 2 को यहीं रहने दो, 6 को उधर भेज दो, तो अंडूट 2 बराबर p/q माइनस 6, ऋण 6 आ जाएगा, ये धन का 6 है, उधर जाके ऋण का 6 इधर आ जाएगा बराबर के, तो ये आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे दोबारा से वही लाइन, बार बार वही लिखनी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे 2-4 क्वेश्चनों को, ये सब इजी लगने लगेगा तुम्हें फिर, क्योंकि p और q पूर्णांक हैं, तो PQ माइनस ऋण एक परिमेय संख्या है, अर्थात ये परिमेय संख्या बोल रहा है, ये लिखा है यहाँ पे, तो ये परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या होगी, इसका मतलब अंडूट 2 भी क्या होनी चाहिए, रूट 2 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं, परंतु हम क्या जानते हैं, हमें ज्ञात है भी लिख सकते हो, ठीक है, जानते हैं को हमें ज्ञात है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है पहले से अंडूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो प्रूव कीजिए कि ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे हमें ज्ञात है अंडूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना, विरोधाभास लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ गलत साबित हुई, गलत हुई, जो भी लिखे हुए गलत हुई, आपको जो अच्छा लगता है वो लिख लेना। इसलिए क्या है, 6 प्लस अंडूट 2 मतलब 6 धन अंडूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उसके साथ इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करोगे, 1-2 बार करोगे तो ये चैप्टर इजी लगने लगेगा। 1.3 में से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, पहले बता चुका हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो 1.3 भी ख़त्म होगी, अब लास्ट एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है 1.4